जय जवाहर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के सिंधु घाटी सभ्यता किसकी और क्यों इसके 8वें पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हो कि इस पार्ट के लिए आप देखते रहते हो, ढूंढते रहते हो, और यह पार्ट आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पहले पार्ट के साथ ही आप देखेंगे। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता किसकी और क्यों इसके पार्ट में हर निरीक्षण को यहाँ पे लाया जाएगा, हर वैज्ञानिक को उनके मतानुसार हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। तो दोस्तों, बाकी पार्टों के अनुसार हमने ये तो देखा कि द्रविडियन और द्रविडियन पूर्व जनजाति जो है गोंड जनजाति बहुत ज़्यादा प्रमाण में आती है। इसके विपरीत मैंने एक निरीक्षण भी आपके सामने लाया है। दास, दस्यु, राक्षस जो भी लोग हैं, इनको, इन मूल निवासी लोगों को यहाँ पे कहा गया है। तो अभी हम बात करेंगे, यहाँ पे दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक द्रविडियन और दूसरा है द्रविडियन पूर्व। और द्रविडियन पूर्व के अग्रस्थान में गोंड, यहाँ की गोंड जनजाति अग्रस्थान में आती है। दूसरी बात है, और दो शब्द है आर्य और अनार्य। आर्य और अनार्य शब्द के बारे में हम अगर कहें तो आर्य यानी कि जो घुमंतु थे वो यहाँ पे आए, जिनका आक्रमण हुआ वो लोग, और अनार्य जो यहाँ पे पहले से मौजूद थे, जो द्रविडियन कहा जा सकता है या द्रविडियन पूर्व कहा जा सकता है या मूलवंशी थे। इन लोगों के भेद में यह आर्य अनार्य शब्द इतिहासकारों ने लगाया है। अभी कोई कहेगा कि आर्य और अनार्य शब्द की डेफिनेशन अलग अलग है, तो वो अपने अपने किताब के अनुसार होगी। मैं सिंधु घाटी सभ्यता इस पार्ट में या इस मालिका में आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मूलवंशी यानी मूल निवासी लोगों की यह सभ्यता कैसे थी। एक बात करेंगे यहाँ पे, अगर रामायण काल में इसी को पनी नाम से जाना जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, रामायण काल में जिससे पनी नाम का उल्लेख है, वो पाड़ा पन्नी करके प्रधान, वो यही लोग हैं जिसको रामायण में पनी कहा गया है, वेदों में पनी कहा गया है। और हम ये भी जानते हैं कि रामायण में जिसको राक्षस कहा गया है, वो लोग असल में यहाँ के मूल निवासी यानी गोंड लोग थे। तो अभी हम बात करेंगे कि राक्षस लोग और सिंधु घाटी सभ्यता का इनका कैसे साम्य है और सिमिलरिटी साबित होती, ये भी हम देखते हैं। जब हम हड़प्पा और मोहनजोदारो संस्कृति को देखते हैं, तब हमें क्या नजर आता है? बड़े बड़े महानगर जहाँ पे बहुत लोग रहते थे, और वहाँ पे अच्छी भक्कम और बड़ी महाकाय ऐसी तटबंदी बनाई गई थी, और शहर के इर्द गिर्द बहुत बड़े खंदक बनाए गए थे। यही जो हमें दिखता है ये, और इसकी एक अनुभव है, और इस हड़प्पा मोहनजोदारो इस निरीक्षण में एक हमें दिखता है कि ये भी जहाँ भी उत्खनन किए गए, जो भी सभ्यता पाई गई है, वो सभी सभ्यता नदी के तट पर थी, नदी के किनारे बसी हुई थी। और अगर हम ये ढूंढे तो कि नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यता किसकी थी? अगर ये इतना बड़ा जो बांधकाम है, बनावट है कि ऐसी बड़ी शहरों की बनावट, एक इनका अलग बाजार पेट रहता था, धार्मिक स्थल अलग रहते थे, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बुरुंज के मार्फत यहाँ पे तटबंदी बनाई गई थी, बड़े बड़े खंदक बनाए गए थे। ये बांधने की जो कला है, ये कौन सी संस्कृति में है? अगर ये हम ढूंढ पाए तो चलो आपको सैर कराता हूँ महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ऐसे बहुत है, जैसे चंद्रपुर जिले में गोंड राजा ने बहुत बड़ा बांधकाम किया है। वहाँ पे ऐसे खजुराहो जो हेमाड़पंथी मंदिरों जैसे भी मंदिर वहाँ पे मिलेंगे। उस मंदिरों में, उन गुफाओं में ऐसे ऐसे चित्रकलाएं हैं जो आपको दिल दहला देगी, आपको आश्चर्यजनक बना देगी। और इन्हीं लोगों को महाभारत रामायण में राक्षस कहा गया है। तो अभी हम चलते हैं महाराष्ट्र के ऐसे कुछ गाँवों में जहाँ पे लोग कहते हैं किंवदंतियों के अनुसार, अगर एक मंदिर है, अर्धनग्न है, मंदिर पड़ा हुआ है, अगर उन गांव के लोगों को पूछो तो आपको हंसी आएगी, लेकिन वो लोग बताते हैं कि जब 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन था, तब राक्षस आते थे और राक्षसों ने यहाँ पे बांधा है। बहुत ऐसे, और यही किंवदंतियां बहुत सारे गाँव में प्रचलित है। राजगढ़ से लेकर बहुत चंद्रपुर जिले में बहुत सारे ऐसे हेमाड़पंथी मंदिर मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे गोंड राजाओं ने अपना अस्तित्व बांधा है। और ऐसे ऐसे बहुत पुराने अवशेष शिल्प बने मिलेंगे, जिनको लोग किंवदंतियों के अनुसार कहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने राक्षसों ने बांधा। दूसरा एक उदाहरण बता दूं, सतपुड़ा में निकली 2 नदियां हैं, एक है चंद्रभागा, दूसरी है पूर्णा। उनके नदी के किनारे लासूर गांव में वहां पे एक लिंगो पिंड है, उसका एक छोटा सा मंदिर बनाने की कोशिश, लेकिन उसको कलश नहीं है, वो ऐसे ही बनाया गया है। और वो मंदिर, जो मंदिर नहीं कह सकते हम, वो जो कुछ है शिल्प बनाया है, वो राक्षसों ने बनाया है। ऐसी किंवदंती आज भी यहाँ पे कही जाती है। और उस गांव के लोग उसे अंधारे बुआ कहते हैं, और वो कहते हैं कि जब 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन था, तब ये ऐसा राक्षसों ने बांधा है।
और ये अंधारे भुआ का मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों इन किंवदंतियों से क्या, किंवदंतियों से अंधश्रद्धा लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये किंवदंती कैसे आई? इनका ये कहना है कि राक्षस अंधेरे में काम करते थे और देवता उजालों में काम करते थे, और यही से यहाँ पे गेम हुआ। हमारे लोगों को पता नहीं है कि राक्षस, दस्यु, पिशाच, दानव ऐसे शब्द मूल निवासी लोगों के लिए यूज किए गए, और जो वहां पे दिखाया गया ना, आपको टीवी पे दिखाया जाता है कि राक्षस, असुर, ये इतिहासकारों ने प्रूव कर दिया है कि ये लोग आप ही हैं, मूल निवासी लोग हैं, और इनको ऐसे दिखाया गया क्योंकि खुद को हीरो साबित करना था। जब भी हम यहाँ वहाँ की कथाएं सुनते हैं राक्षसों की, आपके पिता भी कहते हो, आपके दादा पोती भी कहते हो, मेरी भी दादी कहती थी कि राक्षस होते थे, उन्होंने मंदिर बनाए थे, जब उजाला हुआ वो भाग गए, आधा मंदिर बन के रह गया। इन लोगों ने ये स्टोरी किंवदंती को मार्फत यहाँ तक आई, लेकिन ये उजाला आया और निकल गए ऐसा कुछ नहीं था। ये गोंड लोगों ने, यहाँ के द्रविडियन लोगों ने ये मंदिरें, ये शिल्प बनवाए हैं। और दोस्तों राक्षसों में गुण क्या नजर आता है हमें? अगर इनको राक्षस कहा जाए द्रविडियन लोगों को, तो गुण क्या नजर आता है? गुण ये है कि उनकी शिल्पकलाएं बहुत ही खास थी। उनकी शिल्प ऐसे ही, आज कुछ गुफा है, उस गुफा में आप जाओ तो ऐसी शिल्पकला बारीक है तो आप आश्चर्यजनक हो जाओगे। यानी इनकी शिल्पकला बहुत खास थी, और इनका बांधने की कारीगिरी बहुत ही भक्कम और बहुत विशाल थी। ये 2 पॉइंट हमें नजर आते हैं। अगर हम नजर घुमाएं हड़प्पा और मोहनजोदारो संस्कृति पे, तो वहां पे महाकाय विशाल नगर थे जो कि नदी के तट पर थे और बहुत बड़े बांधकाम में थे। और ऐसी अगर बांधकाम कला हम अगर देखें तो पूरी इंडिया में गोंड जनजाति का बांधकाम हमें नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, और गोंड जनजाति ने इस बांधकाम में, कारागिरी में, आज महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, तो कोणार्क मंदिर तक यहाँ पे गोंड राजाओं ने बनवाया है। जब हड़प्पा मोहनजोदारो संस्कृति नदी तट पर थी, और जो भी उत्खनन में पाए गए वो सभी संस्कृतियां नदी तट पर थी, तो हम ये तो ढूंढ निकाल सकते हैं कि नदी तट पर किस कौम की, किस समुदाय की ज्यादा वस्तियां पाई गई है। इसमें इतिहासकार चैटर्जी प्रभुति कहते हैं कि आर्यन, जो यूरोपियन लोग हैं, जो बाहर से आए हैं, आर्यन लोगों की संस्कृति नदी के किनारे नहीं थी। अभी नदी तट पर रहने वाली समुदाय, जो आदिवासी समुदाय है, हम उसे द्रविडियन कहते हैं, वो समुदाय नदी तट पर थे, बहुत बड़ा समुदाय थे। ये कैसे प्रूव होगा? आपने नर्मदा नदी के खोरे में अगर उत्खनन हुआ है तो वहां पे लोगों को प्रागैतिहासिक इतिहास मिला है, और ये कहा गया है कि वो लोग गोंड द्रविडियन पूर्व लोग थे। यानी नर्मदा नदी जहां तक गई है वहां के सभी खोरे में हमें ये मालूम हुआ है कि यहाँ पे द्रविडियन लोग जो है वो नदी किनारे अपनी बस्तियां बसाते थे। इतिहासकारों ने तो एक भी कह दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्यन संस्कृति हमें नदी के तट पर नहीं पाई गई। इसका एक मैं दूसरा भी आपको उदाहरण देता हूँ। रामायण काल में दिखाया गया है कि पानी के नजीक रहने वाली हिडंबा, यह गोंड लोगों की जल देवता है। आप कहोगे कि रामायण काल में हिडंबा थी, वो गोंड लोगों की जल देवता कैसे? मैं आपको बता दूं, हिडंबा यह अपभ्रंशित शब्द है। इसको कहा जाता है येरंबा। यर प्लस येर यानी पानी, और येरंबा यानी जल देवता। अभी आज जो गोंड लोग येरमे गोत्र के हैं, येरमे सरनेम के हैं, उनको पता है कि यहाँ पे उनकी जल देवता ये येरंबा है। और येरमे जो सरनेम आता है उसको अगर हम फोड़ेंगे गोंडी भाषा में, येर प्लस मई, येर प्लस मई, येर यानी पानी, मई यानी चरने वाला, येर यानी पानी और मई यानी चरने वाला, इसका शब्द बनता है पानी चरने वाला। इसका अर्थ होता है जलचर। और जो लोग पानी के इर्द गिर्द बस्तियां बनाते थे वो खुद को जलचर यानी पानी चरने वाला भी कहते थे। और यह एक प्रूफ, बहुत बड़ा प्रूफ है, जो नदी के किनारे बसने वाले लोगों को एक संदेश देता है। अगर राक्षसों ने किले बंधवाए हैं, ऐसी अगर सभ्यता हमें मोहनजोदारो हड़प्पा में मिलती है, बहुत भव्य भव्य शहर बनाए गए हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हुआ था। इन राक्षसों ने सच में ऐसी कला अवगत थी? जी बिल्कुल थी। 9वें शतक में गोंड राजा कुसुमप्रदो ने वैरागढ़ का किला बनवाया था। उसके बाद पुरुम शाह, गोंड राजा पुरुम शाह ने गढ़चिरौली जिले, महाराष्ट्र गढ़चिरौली जिले के धानोरा एरिया में टीपागढ़ नाम का किला बनवाया था। आप चंद्रपुर के इतिहास के बारे में वाकिफ होंगे, क्योंकि चंद्रपुर का इतिहास जो है वो पूरे देश भर में फेमस है। और वहाँ पे गोंड राजा ने
12 यानी 1242 में खांडक्या बल्लाळ शाह नामक गोंड राजा ने चंद्रपुर के किले को बनवाया है। और चंद्रपुर के इर्द गिर्द गांव में आज भी आपको ऐसे अवशेष देखने को मिलते हैं जो लोग किंवदंतियों के मार्फत कहते हैं कि ये राक्षसों ने बनवाया है। गढ़ामंडला, देवगढ़, नागपुर, खैरागढ़, कोणार्क मंदिर और ऐसे बहुत कुछ, कोंढाना किला और ऐसे बहुत कुछ किले हैं, गढ़ है जिसको गोंड लोगों ने बनवाया है। आपको एक और बता दूं, वीर राजा गोंड राजा संग्राम शाह जी ने 52 गढ़ बनाए थे और इसलिए उनको किसी वेदों में या किसी इसमें गढ़पति शब्द भी आता है। और मैं बताता हूं कि गोंडवाना का जो इतिहास है, यहाँ के गोंड लोगों ने यहाँ पे इस भारत को एक प्राचीन इतिहास देने की कोशिश की है और ज़्यादा से ज़्यादा वास्तुशिल्प यहाँ पे अगर प्राचीन बनाए गए हैं तो वो गोंड लोगों के साथ और गोंड लोगों के हाथ से ही बनाए गए हैं। और फिर हम इनकी कारागिरी देखते हैं और सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदारो की कारागिरी देखते हैं, तब हमें एक नज़र आता है कि इसमें इनमें 2 गुण जरूर थी। एक, शिवलिंग का वैशिष्ट ये लोग हमेशा करते थे, यानी इसको लिंगोपिंड करके पूजा जाता था जो शंभू शेख ने उनको दिया है मुंदशूलसरी मार्ग के तहत। और दूसरी एक है कि ये जहाँ भी जाते अपनी वास्तुशिल्प कलाकृति जहाँ वहाँ फैलाते थे और वो लोग भव्य दिव्य इमारत, भव्य दिव्य किला और भव्य दिव्य शहरें बनाते थे। और ये जो रामायण में राक्षस कहे जाने वाले लोग हैं, ये वही जाति है जो आजकल गोंड जनजाति कही जाती है। और यह गोंड जनजाति का अगर आपको इतिहास ढूंढना है तो आप इतिहास यहाँ से नहीं, आप गोंडवाना लैंड से शुरू कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि गोंड जनजाति का इतिहास क्या है। और इसीलिए सबसे पूर्व द्रविडियन पूर्व प्रागैतिहासिक इतिहास की धरोहर पाने वाली गोंड समुदाय की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, यह सिद्ध होती है। गोंडी भाषा में दूर देखने को लकना कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूर देखने को लकना कहा जाता है और इसका शब्द अपभ्रंश होकर यह लंका बना और लंका का शब्द अपभ्रंश होकर वो दूसरी भाषा में किला बना। और इतिहासकार वेंकटेश्वर आत्राम सर ये कहते हैं कि ये जो धरोहर है, ये पूरी धरोहर गोंडवाना की देन है। तो दोस्तों, यह सभ्यता संस्कृति खोजने के लिए हमें जो भी क्लू मिलेंगे, हमें जो भी रास्ते मिलेंगे, उन सभी रास्तों को आपके सामने एक्सप्लेन इसलिए किया जाएगा कि हर तरह से अगर उस एंगल से आप देखेंगे तो फिर भी वह सभ्यता इस देश के मूल निवासियों की सभ्यता है। और दोस्तों, यह जो कुछ मैंने लिया है वो लिया है गोंडी संस्कृति के संदर्भ। इसके लेखक है वेंकटेश आत्राम सर। और वेंकटेश आत्राम सर इतने गाढ़े अभ्यासक और इतिहासकार रहे हैं कि उनकी बातें बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों को भी मानना पड़ा है। तो दोस्तों, इनके किताब से ये किताब मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन मैंने जैसे कैसे उस किताब को यहाँ पे लाया है और इस किताब को ढूंढा और पढ़ा, तो इसमें पहला चैप्टर यही है कि उन्होंने यहाँ पे सभी तर्कों आधार पर रामायण के कुछ श्लोक, महाभारत के कुछ श्लोक, ऋग्वेद के कुछ श्लोक और वेदों के कुछ श्लोकों को लेकर उन्होंने अर्थ निकाला है और उन्होंने इस बात को यहाँ पे सिद्ध किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आगे की जो जर्नी है हमारी, जो ये सीरीज़ की जर्नी है, इसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर नए हो तो ये समझ में नहीं आएगा, तो सभी पार्ट आपको देखने पड़ेंगे और इस चैनल पे बने रहो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।